जैसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी निकट भविष्य में सीमित होने वाला है। बहुत तमाम ऐसे देश हैं, मैंने सुना है बीजिंग में बाकायदा ऑक्सीजन चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पर पेमेंट करके ऑक्सीजन सांस लेते हो। जब लोग, चूंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बीजिंग में, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, बाकायदा थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे आपके यहाँ ATMs हैं, ऐसे वहाँ ऑक्सीजन चैम्बर्स होते हैं। लोग वहाँ जाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, थोड़ी देर सांस लेते हैं गहरी गहरी, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। तो ये सब भी हो रहा है। आने वाले समय में हो सकता है ये स्रोत भी सीमित हो जाए। जैसे पानी 100 साल पहले नहीं बिकता था, बिक रहा है। अब स्रोत सीमित माना जा रहा है पानी का, पहले ऐसा लगता था कि पानी के स्रोत सीमित नहीं है। तो जिन भी चीजों के स्रोत सीमित हों, उन सभी चीजों का, उन सभी वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति, उत्पादन एवं विनिमय, आकलन एवं नियोजन का वैज्ञानिक विश्लेषण, इस पूरी परिभाषा में अर्थशास्त्र का मर्म छुपा हुआ कि अर्थशास्त्र फिर है क्या। एक एक करके इसको समझते हैं और यहां से आगे बढ़ेंगे फिर, और पहले इसको समझ लेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हमारे काम का था। एक सामाजिक विषय जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से मतलब क्या होता है। वैज्ञानिक पद्धति से आशय यह होता है, यहां पर एक शब्द मिल रहा है, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति से क्या मतलब है? वैज्ञानिक पद्धति से आशय यह होता है कि आप किसी भी चीज को, जिसको जब आप कोई कहते हो कि वैज्ञानिक पद्धति, तो इसका मतलब यह होता है कि आप किसी भी चीज को इसलिए नहीं स्वीकार कर लेते क्योंकि किसी ने कहा है, इसलिए नहीं स्वीकार कर लेते क्योंकि फला किताब में लिखा है। आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रूव करते हो और फिर स्वीकार करते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि मेरे गाने से पानी बरसता है, तो जब तक मैं गाऊं ना तब तक पानी नहीं बरसना चाहिए। टेक्निकली अगर मेरे गाने से ही पानी बरसता है, तो जब तक मैं गाऊं नहीं तब तक पानी नहीं बरसना चाहिए। और अगर बिना मेरे गाए भी पानी बरस रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पानी बरसने का मेरे गाने से कोई लेना देना नहीं है। वो कारण नहीं हो सकता, वो मूल कारण नहीं है। अगर मेरे गाने से पानी बरसना होता, तो जब तक मैं गाता नहीं तब तक पानी बरसता नहीं। और अगर पानी बरस रहा है मेरे बिना गाए भी, तो इसका मतलब वो मूल कारण तो नहीं हो सकता। पानी बरसने का कुछ और कारण है, मानसून कारण हो, ये कारण हो, वो कारण हो, लेकिन मेरा गाना उसके लिए मूल कारण है। अब ये क्या है? ये वैज्ञानिक सोच है। इसीलिए वैज्ञानिक सोच में आप क्या कहते हो? संशय, डाउट, रीजनेबल डाउट करना, चीजों को डाउट करना। मैं कह रहा हूं ऐसा है, तो आपको जो है डाउट करना चाहिए कि ऐसा ऐसा क्यों है। देखिए, आप जितना भी वैज्ञानिक खोज है किस बात पे है? रीजनेबल डाउट पे। तो वैज्ञानिक पद्धति से मतलब किसी भी चीज को तब स्वीकार करना जब वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से या तर्कों के माध्यम से सिद्ध की जा सके। जब कोई चीज प्रयोग के माध्यम से सिद्ध की जा सकेगी। ये अभी तो आपको मैं यहां पर सिर्फ इतना ही बताऊंगा, जब क्लासेस खत्म होने वाली होंगी उस तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे, तब आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि आजकल पूरा जो है इकोनॉमिक्स एक नई इकोनॉमिक्स की तरफ मूव कर रहा है, जिसको बोला ही जा रहा है नज इकोनॉमिक्स, जहां पर हर उस चीज को प्रयोगात्मक तरीके से सिद्ध किया जा सकता है या करने की कोशिश की जा रही जो पहले संभव नहीं था। तो वैज्ञानिक पद्धति से मतलब आंकड़े हैं। जिसे मैं कहूं कि भाई फला लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, क्यों पढ़ने में तेज है? मुझे लगता है। अब ये तो वैज्ञानिक बात नहीं हुई। उसके पिछले आंकड़े देखिए आप, हाई स्कूल में कितने नंबर है, इंटर में कितने नंबर है, उससे पहले कितने नंबर है, कितना पैटर्न रहा नंबर आने का। कुछ सवाल दे के देखूं उसको और कैसे जवाब दे पाता है, तब मैं कहूं कि हाँ ये लड़का पढ़ने में अच्छा है। तो ये हुआ वैज्ञानिक पद्धति। अगर मैं आपको चेहरा देख के बता दूं नहीं, या पढ़ने में अच्छे पढ़ने में खराब हो, तो वो अवैज्ञानिक सोच हुई। तो ये कहते हैं कि एक सामाजिक विषय जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से, अब वैज्ञानिक पद्धति बहुत तरीके से हो सकती है। वो इकोनॉमिक्स वाले बाकायदा पढ़ते हैं कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। आपको समझना चाहिए कि आपकी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। और वैज्ञानिक का मतलब ये कि कोई भी चीज सिर्फ इसलिए विश्वास ना कर ली जाए क्योंकि कही गई है, उसके प्रूफ होने चाहिए, उसके सपोर्ट में बातें होनी चाहिए। जब तक उसके सपोर्ट में बातें नहीं है, तब तक आप उसको वैज्ञानिक नहीं मानते हो। तो एक बात तो ये हुई कि वैज्ञानिक पद्धति से। दूसरा, मांग एवं आपूर्ति, उत्पादन एवं विनिमय, आकलन एवं नियोजन। अब जरा मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा अगले कुछ मिनट, और मुझे बताइए अब बात समझ में आती है कि नहीं आपको। तो ये कह रहे हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति समझ में आ गया। वैज्ञानिक पद्धति से मतलब सिर्फ इसलिए नहीं, जैसे आप देखते हैं कई किताबों में लिखा हुआ, रिलीजन में लिखा हुआ, रिलीजन के लिखने से बात हो नहीं जाएगी। आपको उसको प्रयोग करके देखना होगा, उसको आंकड़ों के आधार पर देखना होगा, जो है उसको आप तर्क के आधार पर देखिए और उसके बाद उसको स्वीकार करिए। तो इसको कहा जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। अब किन चीजों को पढ़ते हैं? उन स्रोतों को जो सीमित है। कैसे पढ़ते हैं? वैज्ञानिक क्या पढ़ते हैं, ये जरा काम का है। पहली चीज है मांग एवं आपूर्ति। मांग एवं आपूर्ति, ये दो बड़े मैजिकल नंबर हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। पूरी अर्थशास्त्र में आपको ये शब्द बार बार मिलेंगे, मांग एवं आपूर्ति। थोड़ा समझते हैं इसको पहले क्या है।
अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। मांग एवं आपूर्ति, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है। देखिए, मैं जब किसी किताब का नाम लूंगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो जाके किस्सा किताब पढ़नी है या रटना है या वो नाम रटना है। वो एक तरीका होता है कि आप बोलते समय स्रोत भी बता देते हो कभी कभी। एक बहुत अच्छी किताब है इकोनॉमिक्स, जो लोग पढ़ते हैं मास्टर्स में उसके ऊपर, वो इस किताब को पढ़ते हैं। अच्छी किताब है, उसका नाम है एसेंट ऑफ मनी। एसेंट का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर चढ़ना, आरोहण जो होता है ना, उसको एसेंट बोलते हैं। नील फर्गुसन की किताब है। वो एक पूरा इतिहास बताती है कि किस तरह से जो है अर्थव्यवस्थाएं जन्मी होंगी, क्या उसका घटक रहा होगा। उसी के कुछ एग्जर्प्ट, उसी से कुछ काम की बातें हम यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्या हुआ होगा, थोड़ा एक कहानी के माध्यम समझते हैं, जो नील फर्गुसन की किताब में है, जो कहानी के माध्यम से कहा गया है। मान लीजिए हम ही लोग अर्ली मैन रहे होंगे। जब हम आप सब जानते हो कि हम सब कहाँ से आए हैं, जंगलों में रहते थे। जो बंदर हैं वो हमारे पूर्वज रहे हैं। तो आप जो है पहले आप 4 पैरों पे चलते थे, फिर आप 2 पैरों पे हुए। तो एक बड़ी अभूतपूर्व घटना हुई थी। सिर्फ मुझे सुनिएगा अगले कुछ मिनट। जब आप 4 पैरों पे चलते थे और आप 2 पैरों पे हुए तो एक बड़ी अजीब अब घटना हुई थी। 4 पैरों पे चलने में देखिए आपका मस्तिष्क यहाँ है, ये जो माँ का गर्भ है वो यहाँ पर, वूम्ब यहाँ पर है। तो इसलिए जो है जब भी कोई जानवर, आपने कभी सोचा छोटे जो जानवर होते हैं, जो मतलब बंदर तक या एप्स तक, उनका मस्तिष्क उतना विकसित नहीं जितना हम लोगों का है। तो उसका अपना लेना देना है। जब आप 2 पैरों पर आए तो अब खून को, ब्रेन जो है खून को अगर मस्तिष्क तक पहुंचना था तो सोचिए, पहले यहां आसान था तो मस्तिष्क में सीधे खून पहुंचता था। यहां था तो मस्तिष्क में अब खून गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाना था। तो वो उसमें जो है आपके मस्तिष्क ग्रो करने लगे, और ग्रो करने की वजह से कुछ चीजें आपके अंदर आई। जैसे एक ये स्पेस मस्तिष्क में होता है जो निर्धारित करता है आपके अंदर आकलन की क्षमता को, कि आप चीजों को याद रख पाते हो, गणना कर पाते हो, वगैरह वगैरह। तो ये तो खैर मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये अलग बात हुई, ये पूरी अलग चर्चा है कि कैसे हुआ था। पर जो काम की बात है, जब ये हम ऐसे 2 पैरों पे चलने लगे और अपना समाज बनाने लगे, तब एक बहुत स्वाभाविक सी बात आई। मान लीजिए हम एक साथ रह रहे हैं तो सबसे पहली मांग जो रही होगी किस चीज की रहेगी? खाने की। खाना कहां से आए? तो मांग से ऐसे क्या, जिसकी आवश्यकता हो, जिसकी आवश्यकता हो उसको आप कहेंगे मांग। तो सबसे पहली मांग क्या रहेगी? खाना। खाना कहां से आए? अब खाने के लिए आप जंगल गए होंगे, जानवरों को मारा होगा। धीरे धीरे जब आप जंगल में गए, ये बड़ी अभूतपूर्व बात थी कि जब आप बाईपैडल हुए, थोड़ा सा अगर इसको आप समझ लेंगे तो इससे आपको आने वाले आपके जो आपका मस्तिष्क जैसे सोचता है उसको समझने में आसानी रहेगी। जब आप बाईपैडल हुए, आप 2 पैरों पर चले, मस्तिष्क जो है आपका ग्रो करने लगा, तो आपके अंदर सोचने की क्षमता भी आई कि आप क्या करें, कैसे करें। तो आपके मान लीजिए खाने की डिमांड आई, तो आपने कोशिश करना शुरू किया कि अच्छा क्या करें। जानवर मारने की कोशिश की। हो सकता है पहले दिन आपने जानवर मारने की कोशिश की और जानवर नहीं मारा गया, दूसरे दिन आपने दोबारा कोशिश की, एक पत्थर से जानवर मार दिया गया। तो आपके दिमाग में आया कि आज जानवर कैसे मर गया, कल तो मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ। तो समझ में आया कि अच्छा पत्थर नुकीला है। आप इतिहास में पढ़ते हो या पढ़ोगे कि किस प्रकार से जो है नुकीले पत्थर बनाना लोगों ने शुरू किया। मैंने देखा होगा शायद जो बहुत अर्ली मैन रहे होंगे, क्योंकि मांग क्या थी? खाना। कि खाना कहां से आएगा। मैंने शायद नोटिस किया हो कि जो है जो फल है, जब वो जमीन में गिर जाता है तो कुछ दिन बाद वहां पे पेड़ निकल आता है, वहां से पौधा निकल आता है। अब ये समझ में आया कि अच्छा ये काम का है। यहां से ले लिया मैंने, इसको कहीं ले जाके बो दिया, वहां से फिर पेड़ पौधे निकलने लगे, हॉर्टिकल्चर शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि आपकी मांग आपको प्रेरित कर रही थी आपूर्ति ढूंढने में, आपूर्ति ढूंढने में। तो मान लीजिए, अब जरा ध्यान सुनिएगा, मुझे फल तोड़ के खा रहा हूं, मैं अपनी मांग की आपूर्ति कर रहा हूं। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये फल जब जमीन में जाता है तो यहाँ पेड़ निकल आता है, या इसके आसपास की जमीन को साफ कर दिया जाए, जिसको ना खुरपा से प्लोइंग कर दे, तो ये और तेजी से पेड़ ग्रो करने लगता है। आपको समझ में आने लगा कुछ। इसीलिए आप पढ़ते हो कि जो पहले ट्राइब्स थे वो क्या करते थे? झूमिंग खेती करते थे, इत्यादि इत्यादि। अब हमें समझ में आने लगा कि अच्छा हम ये अपने आप से भी कर सकते हैं। एक शब्द आने वाला है, हम ये अपने आप से कर सकते हैं, सिर्फ प्रकृति के भरोसे नहीं कि प्रकृति जब फल देगी तब। हम कोशिश करके इसको उगा सकते हैं। तो शब्द क्या आया? उत्पादन। तो मांग की जो आपकी आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए क्या आया? आपूर्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक उत्पादन। उत्पादन। कि भाई मांग है
तो उसकी आपूर्ति चाहिए। अब आपूर्ति के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए, तो वहां से कहानी शुरू हुई उत्पादन की। तो उत्पादन क्या होता है? एडम स्मिथ ने परिभाषा दी उत्पादन की। क्या परिभाषा दी है? उत्पादन से आशय क्या होता है? जब प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए मानव के उपयोग की कोई वस्तु बना ली जाए, उसको उत्पादन कहते हैं। कितनी बढ़िया परिभाषा है। प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करके मानव के उपभोग के लिए कोई चीज बना ली जाए तो उसको उत्पादन कहते हैं। तो मैंने क्या किया, अब प्रकृति का स्रोत इस्तेमाल करके पेड़ बना लिए। पेड़ बनाया तो लगा कि नहीं, इसको और बेहतर कर सकते हैं। खेती करना शुरू हो गए। जब खेती करना शुरू हो गए तो वहां रहना शुरू हो गए। समाज और व्यवस्थित होने लगा, तो मांग और बढ़ने लगी। मांग और, जाहिर सी बात है, पहले खाने की मांग थी, फिर कुछ और चीजें बढ़ी कि भाई खाना तो ठीक है, लेकिन आज खाना, मान लीजिए मैंने आज के खाने का इंतजाम है, कल बारिश वारिश हो गई तब क्या करेंगे? तो कुछ ऐसा व्यवस्था होगी, कुछ स्टोर में भी रहे, आपको अतिरिक्त भी कुछ व्यवस्थाएं रहे। तो इस तरीके से मांग और आपूर्ति का सृजन चलता गया, और धीरे धीरे जो है एक तरफ मांग की जो आवश्यकता है वो बढ़ती गई, और दूसरी तरफ जो है आपूर्ति के नए नए संसाधन बढ़ते गए। तो इसीलिए कहा जाता है मांग और आपूर्ति ये अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। तो पहली बात तो ये हुआ कि जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, मांग भी क्या, मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही तो और मांग आई। फिर हर एक व्यक्ति की अपनी मांग बढ़ रही थी। पहले सिर्फ एक जो है कपड़ा चाहिए था, नहीं कुछ और व्यवस्था भी होनी चाहिए, ये सुविधा भी होनी चाहिए, वो सुविधा भी होनी चाहिए। तो देखिए मांग भी बढ़ रही थी। मांग दो तरीके से बढ़ रही थी, एक तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से, और दूसरा प्रति व्यक्ति की मांग में भी वृद्धि हो रही थी। यह जो प्रति व्यक्ति की मांग में वृद्धि हो रही है, इसको आप कहते हो फिर जीवन स्तर। पहले कहा, पहले लगा नहीं खाना ही मिल जाए बहुत है, जब वो ठीक हुआ तो नहीं थोड़ा कपड़े होने चाहिए, जब वो ठीक हुआ तो थोड़ा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कल के लिए भी, कि हाँ कि कल बारिश हो जाए तो दिक्कत ना हो। फिर कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो है हम जो है और बेहतर इस तरीके से इस काम को कर पाए। सोने वगैरह की कुछ व्यवस्था हो, कुछ और जीवन में चीजें उपलब्ध हो पाए। तो आप देख रहे हो जीवन स्तर को बेहतर करने की बात। इसलिए अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर एक बहुत बड़ा घटक है। और जो जनसंख्या बढ़ रही है तो हर एक की वो मांग, तो मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं मांग बढ़ना शुरू हुआ, और उसके सापेक्ष आपूर्ति को बढ़ाने के लिए आपको उत्पादन बढ़ाना था। तो आपको जानना ही जरूरी था कि उत्पादन किन किन चीजों से बढ़ सकता है, इसके घटक क्या क्या हो सकते थे। तो इसके विभिन्न घटक समझे जाने लगे। ये अर्थशास्त्र का विषय हो गया कि उत्पादन के कौन कौन से घटक हो सकते हैं, कैसे उनको बढ़ाया जाए, इत्यादि इत्यादि। मांग में कैसे होती है, इस मांग को समझना कि कितनी किस चीज की मांग है, क्या उसका इक्वेशन है, कैसे उसको निर्धारित किया जाए, इत्यादि इत्यादि। तो ये मांग का लगातार बढ़ना अच्छी चीज होती है, ये जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब मांग होगी तभी आपूर्ति आएगी। आपूर्ति कब आएगी? जब मांग होगी कहीं ना कहीं। अब ये मांग अगर लगातार बढ़ रही है तो आप कह सकते हैं कि हाँ अर्थव्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। उधर आपूर्ति के लिए क्या क्या चीजें हो सकती थी उस पर ध्यान दिया जाने लगा। पर एक समय के बाद मेरी मांग क्या है, और मान लीजिए एक उदाहरण के लिए समझते हैं कि मान लीजिए मेरी डिमांड है कि मुझे मार्कर चाहिए। मिस्टर एक्स ने मार्कर बनाया हुआ है, मिस्टर एक्स ने मार्कर बनाया हुआ, कहीं है मिस्टर एक्स, उन्होंने मार्कर बनाया हुआ है और मुझे मार्कर चाहिए। तो या तो मैं एक एक व्यक्ति से जाके पूछूं, ये जब छोटे समाज रहेंगे तब तो संभव रहा होगा, पर जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, अब ये संभव नहीं था। तो एक जगह चाहिए थी, कोई एक जगह चाहिए थी जहां पर मेरे पास अतिरिक्त मार्कर है तो मैं लेके पहुंच जाऊं। आपको आवश्यकता है मार्कर की, आप भी आइए, और आपके पास जो अतिरिक्त है, चावल है, दाल है, वो लेते आइए, और यहां पर आप मुझे चावल दे दीजिए और मार्कर खरीद लीजिए, लेन देन करिए। इसी को आप बोलते हो विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन। लेन देन, शुद्ध भाषा में विनिमय का मतलब लेन देन। पहले आप चीजों का ही लेन देन करते थे, तब इसको बोला जाता है बार्टर व्यवस्था। फिर आगे चल के मुद्रा आई, पैसा आया, फिर आप पैसों के माध्यम से लेन देन करने लगे। ये क्यों आया, कैसे आया, हम बैंकिंग में इस पर बात करेंगे, पर अब विनिमय की बात शुरू हो गई थी। और ये वो जो कॉमन जगह जहां पे विनिमय हो रहा था, ये वो जगह जहां पर आप भी आए थे अपनी अतिरिक्त चीजों को लेके, मैं भी पहुंचा था अपनी अतिरिक्त चीजों को लेके और अपनी आवश्यकताओं की चीजों को ढूंढने के लिए। तो किसी कोई मार्कर लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया। ये जो जगह है इसको कहते हैं बाजार, मार्केट। तो मार्केट क्या है? वो स्थान है जहां पर लोग अपने पास जो भी खरीदना बेचना है उसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अब वो बाजार,
वो बाजार फिजिकल भी हो सकता है, भौतिक बाजार हो सकता है, जैसे आप जानते हो सब्जी मंडी है या गल्ला मंडी है या सोने की मंडी है या कपड़े की मंडी है, ये तो एक भौतिक बाजार हुआ। ये डिजिटल भी हो सकता है, जैसे आप जानते हो आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आप खरीदने के लिए क्या है तो अमेजन पे जाते हो, कहीं जाते थोड़ो किसी मंडी में। अब अमेजन क्या है, एक डिजिटल मंडी है, एक डिजिटल बाजार है।